नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से मौत की कितनी संभावना, आम आदमी को इससे कितना खतरा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,98,000 से भी ज़्यादा हो गई है। वहीं अब तक कोरोना वायरस से करीब 44 लाख लोगों से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अगर अपने देश भारत की बात की जाए तो कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2500 से ज़्यादा हो गई है। वहीं अब तक कोरोना वायरस से करीब 78,000 लोगों से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। चीन के बाहर कोरोना वायरस के सबसे बड़े हॉटस्पॉट अमेरिका, स्पेन, इटली और फ्रांस बताए जा रहे हैं। इस वायरस में मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों में से कितने लोग की मौत हो रही है। रिसर्च स्कॉलर्स शोधकर्ताओं की माने तो कोरोना वायरस से संक्रमित प्रति 1000 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों की मौत होने की संभावना है। लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद किसी व्यक्ति की मौत होने या उसका बच जाना तमाम अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में से संक्रमित व्यक्ति की उम्र, लिंग, उसका सामान्य स्वास्थ्य और वह जिस देश में रहता है वहाँ की स्वास्थ्य तंत्र शामिल है। मृत्यु दर निकालना कितना मुश्किल है। कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद कितने लोगों की मौत होती है, ये निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि वायरस से संक्रमण के ज़्यादातर मामले स्वास्थ्य तंत्र की नज़रों में ओझल रहते हैं, क्योंकि संक्रमित होने वाले लोगों में लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं। मृत्यु दर निकालना कितना मुश्किल है। कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद कितने लोगों की मौत होती है, यह निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि वायरस से संक्रमण के ज़्यादातर मामले स्वास्थ्य तंत्र की नज़रों में ओझल रहते हैं, क्योंकि संक्रमित होने वाले लोगों में लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं, जिस वजह से वे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। दुनिया भर में इस समय कोरोना वायरस से जुड़ी मृत्यु दर अलग अलग बताई जा रही है, लेकिन इसके लिए वायरस की अलग अलग किस्में जिम्मेदार नहीं है। इम्पेरियल कॉलेज के शोध के मुताबिक कोरोना वायरस की अलग अलग मृत्यु दरें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि अलग अलग देशों में स्वास्थ्य तंत्रों की आसानी से नज़र में ना आने वाले मामलों का पता लगाने में दक्षता अलग अलग है। ऐसे में जब संक्रमित होने वाले सभी व्यक्तियों की गिनती नहीं होती है तो इससे जो मृत्यु दर निकल कर आती है वो असल मृत्यु दर से ज़्यादा होती है, क्योंकि मृत्यु दर निकालने के लिए मरने वाले लोगों की कुल संख्या को संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। संक्रमण के चलते मौत। किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद उसके ठीक होने या संक्रमण के चलते मौत होने में समय लगता है। अगर आप सभी ऐसे मामलों को शामिल कर लें जिनमें अब तक लक्षण भी सामने नहीं आए हैं तो आप मृत्यु दर कम आंकेंगे, क्योंकि आपके आकलन में मरने वालों की वो संख्या नहीं होगी जिनकी आखिरकार इस वायरस के चलते मौत होगी। वैज्ञानिक इन सभी सवालों से जुड़े सबूतों को एकत्रित कर मृत्यु दर निकालने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक एक फ्लाइट से अपने देश लौटने वाले लोगों पर नज़र रखकर उनमें से बीमार पड़ने वाली लोगों की संख्या के आधार पर एक अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोशिशों से मिले सबूतों में मामूली बदलाव भी कोरोना वायरस से जुड़े बड़े परिदृश्य को बदलने की बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आप चीन के सूबे प्रांत के आंकड़े निकाल वहाँ जहाँ मृत्यु दर शेष चीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी तो आपको कोरोना वायरस से मृत्यु दर काफ़ी खराब दिखेगी। ऐसे में वैज्ञानिक मृत्यु दर के मामले में संभावित आंकड़ा देते हैं, लेकिन इससे भी पूरी बात सामने नहीं आती, क्योंकि यहाँ एक भी मुख्य मृत्यु दर नहीं है। आम आदमी को कितना खतरा है। कोरोना वायरस की वजह से बुजुर्गों, पहले से बीमार और पुरुषों के मरने की खतरा ज़्यादा है। चीन के 44,000 मामलों के पहले विश्लेषण में सामने आया है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गों के मरने की दर मध्य उम्र वर्ग के लोगों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा था। 30 साल से कम उम्र के लोगों के कोरोना वायरस में मरने की दर सबसे कम थी। ऐसे 4500 मामलों में से सिर्फ 8 व्यक्तियों की मौत हुई। वहीं पुरुषों की मृत्यु दर महिलाओं की तुलना में ज़्यादा थी। ये सभी कारक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और हम भौगोलिक क्षेत्र में हर तरह के व्यक्ति को कितना जोखिम है इसे लेकर हमारे पास अभी भी पुख्ता जानकारी नहीं है। कितना जोखिम है। अगर चीन
यूरोप या अफ्रीका में रहने वाले किसी 80 वर्षीय वृद्ध को कोरोना वायरस से होने वाले जोखिम का अंदाज़ा लगाया जाए तो चीन में रहने वाले 80 वर्षीय वृद्ध नागरिकों को कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरा हो सकता है। आपकी मेडिकल हालत कैसी होगी ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसके साथ ही एक बात ये भी अहम है कि कोई व्यक्ति ये बीमारी फैलने के किस स्तर पर संक्रमित हुआ है। अगर महामारी और ज़्यादा फैल जाती है तो स्वास्थ्य तंत्र लगातार आते संक्रमण के मामलों में घिर जाता है, क्योंकि किसी भी नियत समय पर एक निश्चित स्थान पर एक सीमित संख्या में वेंटिलेटर या आईसीयू उपलब्ध हो सकते हैं। क्या ये फ्लू से ज़्यादा खतरनाक है? हम कोरोना वायरस की मृत्यु दर की तुलना फ्लू से नहीं कर सकते, क्योंकि हल्के बुखार के लक्षण होने पर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ऐसे में हम ये नहीं जानते हैं कि हर साल फ्लू कितने अन्य वायरस के कितने मामले सामने आते हैं। लेकिन फ्लू की वजह से आज भी सर्दियों में ब्रिटेन में लोगों की मौत होती है। लेकिन जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, वैज्ञानिक ये स्पष्ट करने में सक्षम हो पाएंगे कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस फैलने की स्थिति में सबसे ज़्यादा जोखिम में किस तरह के लोग होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक सामान्य राय ये है कि आप हाथ धुलकर, खांसते और छींकते हुए लोगों से दूर रहकर और अपनी नाक, आँख और मुंह को छूने से बचकर आप सांस लेने से जुड़े सभी वायरसों से स्वयं को बचा सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। आदत में शुमार आपकी ये 5 गलतियां इम्यून सिस्टम को करती है कमजोर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए आयुष मंत्रालय समय हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दे रहा है। मजबूत इम्यून सिस्टम ही हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। यह हमारे शरीर में खतरनाक वायरस को प्रवेश करने और संक्रमित करने से रोकता है। अगर इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकता है। इम्यून को बूस्ट करने के लिए केवल हेल्दी डाइट ही जरूरी नहीं है। अधिकांश लोग अपने जीवन शैली में गलतियां करते हैं जो इम्यून को कमजोर करने का काम करती है। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। तंबाकू का सेवन। इस बात को हम सभी जानते हैं कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू एक जानलेवा उत्पाद है। इसके सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। यह शरीर में फेफड़ों को खराब करते हुए इम्यूनिटी को भी प्रभावित करता है। खुद के लिए समय ना निकालना। आजकल के लोगों की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं है। इसका प्रभाव इम्यूनिटी को भी देखने को मिलता है। हर समय काम करने और उसके बारे में सोचते रहने से इंसान तनावग्रस्त हो जाता है और इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाती है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखना चाहते हैं तो खुद के लिए समय जरूर निकालें। प्रोसेस्ड फूड का सेवन। हमारे खान पान का असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। इम्यून को बूस्ट करने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। चीनी, नमक और रिफाइंड ऑयल से भरपूर चीजों का सेवन इम्यून को कमजोर कर सकते हैं। ऐसे में प्रोसेस्ड फूड के सेवन से बचना चाहिए। शारीरिक रूप से सक्रिय ना रहना। व्यायाम को हमेशा से स्वस्थ जीवन शैली का आधार माना जाता है। इस बात को विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रोजाना व्यायाम करने से शरीर में ब्लड का फ्लो बेहतर होता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं में इजाफा होता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। शराब का सेवन। नियमित शराब के सेवन से इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। अल्कोहल आंत के फंक्शन को खराब करते हुए इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप अपनी दिनचर्या में शराब को बाहर कर दें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।